द चाइल्ड। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ प्ले। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द प्ले आर एसेंशियल एंड नेसेसरी। बिल्कुल महिमा, गुड इवनिंग। बिल्कुल जानू, गुड इवनिंग। साहिल। देन नेक्स्ट चलते हैं, जो पहला अपने पास टाइप्स ऑफ प्ले है वह प्ले कौन सा है अपने पास यहाँ पे, दैट आर ऑन लुकर प्ले। कौन सा है? अनऑक्यूपाइड प्ले 2 to 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स ऑफ द एज, अनऑक्यूपाइड प्ले 2 से 3 मंथ के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इसकी अपने पास यहाँ पे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बच्चा है वह क्या करेगा, यहाँ पे जो बेबी है वह क्या करेगा, यहाँ पे बेबी क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ओनली फॉर ऑब्जर्व। और किसको ऑब्जर्व करेगा? अपने हाथ पैरों को ऑब्जर्व करेगा। कोई कलरफुल एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। साथ ही साथ में पास में सराउंडिंग में जो साउंड है, पास में जो सराउंडिंग एक्टिविटी है उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो अनऑक्यूपाइड प्ले, द टाइम ड्यूरेशन इज द 2 to 3 मंथ्स ऑफ द एज। दिस प्ले चाइल्ड ऑब्जर्व द कलरफुल एक्टिविटी, मूविंग ऑफ साउंड सराउंडिंग प्रेजेंट। अपने हाथ पैरों को हिलाएगा, इसके अलावा पास में विजुअलाइज कर रहा है कलरफुल एक्टिविटी को, उससे क्या करेगा, वहां पे प्ले एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और फील करेगा एंजॉयमेंट को, एंड आल्सो डू द मूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज। दीज प्ले आर कॉल्ड अनऑक्यूपाइड प्ले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो अनऑक्यूपाइड जो प्ले है उसका टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन क्या है, द टाइम ड्यूरेशन आर 2 to 3 मंथ्स ऑफ द एज, 2 to 3 मंथ्स ऑफ द एज। नो एनी एक्टिविटी, बच्चा यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओनली क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन। क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन। ओके, स्क्रीन ब्लड है, बिल्कुल कुछ करते हैं स्क्रीन का। अभी ठीक है स्क्रीन? बिल्कुल रेखा, गुड इवनिंग। अभी स्क्रीन ठीक है? तो फर्स्ट वन टाइप, टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्ले आर अकरिंग द चिल्ड्रन, द अनऑक्यूपाइड प्ले, द चिल्ड्रन आर नॉट पार्टिसिपेट एनी फिजिकल एक्टिविटी, ओनली ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन किसका करेगा, सराउंडिंग कलरफुल एजेंट का, मूविंग करेगा अपनी एक्टिविटीज को, अपने हाथ पैरों को, एक्टिविटीज को मूव करेगा, उनसे क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, एंजॉयमेंट फील करवाएगा। कोई साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, फील करेगा और क्या करेगा, वहां पे एंजॉयमेंट करेगा। खुद क्या करेगा, वहां पे कूइंग साउंड निकालेगा, अपने गले से खुद कूइंग साउंड निकालेगा और क्या करेगा, एंजॉयमेंट फील करेगा। देन इमेज से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, दीज आर इमेज। सिंपल। बच्चा क्या कर रखा है यहाँ पे, बच्चा क्या कर रखा है यहाँ पे, अपने हाथ पैरों से क्या कर रहा है वहां पे, बिल्कुल उनको देख रहा है और प्ले एक्टिविटी वहां पे क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अगर ऐसा इमेज आपको दे एग्जामिनर, तो दीज इमेज आर अनऑक्यूपाइड प्ले एंड अकरिंग 2 to 3 मंथ्स ऑफ द एज। अब बात करते हैं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड दूसरा कौन सा है, दैट आर सोलिटरी प्ले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1 to 2 ईयर ऑफ द एज। 1 से 2 साल के बच्चों में यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, दिस प्ले एक्टिविटी आर फाउंड इन 1 to 2 ईयर ऑफ द एज। बिल्कुल विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर्स। क्या करेगा बच्चा, नाम से ही क्लियर है, सोलिटरी। और सोलिटरी का मतलब क्या है यहाँ पे, सेपरेट। क्या मतलब है, सेपरेट। प्ले अकर बाय द चिल्ड्रन सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर। बच्चा किसी का पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेगा, किसी का पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं करेगा, अलग जाके खेलेगा। 2 बच्चे आपके पास हैं, 2 बच्चे वहां पे रहेंगे, दोनों के पास टॉयज भी रहेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, वहां पे अलग अलग सेपरेट खेलेंगे जाके। कोऑपरेटिव वहां पे प्ले देखने को नहीं मिलेगा, सेपरेट, इंडिपेंडेंट, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर्स। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट प्ले भी यहाँ पे बोला जाता है। इनमें से आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट खेल रहा है, किसी का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। दीज आर इंडिपेंडेंट प्ले। बिल्कुल नेहा, गुड इवनिंग। क्लियर है यहाँ तक? द फर्स्ट इज अनऑक्यूपाइड प्ले अकरिंग 2 to 3 मंथ्स, ओनली ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, कलरफुल एक्टिविटीज को मूविंग करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, एंजॉयमेंट फील करेगा। दूसरा प्ले आता है सोलिटरी प्ले, 1 to 2 ईयर ऑफ द एज, मतलब इन्फेंटाइल पीरियड के अंदर देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। चाइल्ड सेपरेट वहां पे प्ले करेगा विदाउट एनी पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर्स, दूसरे का वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं लेगा, और इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, इंडिपेंडेंट प्ले अपन इसको कहते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, और थर्ड वन जो प्ले है अपना, थर्ड वन प्ले इज द ऑन लुकर प्ले। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑन लुकर का मतलब क्या है यहाँ पे, 2 to 3 ईयर्स ऑफ द एज। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोलिटरी प्ले अकर इन विच एज ग्रुप, ऑन लुकर प्ले अकर इन विच एज ग्रुप। तो आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वहां पे क्या करना है, प्ले का बताना है कि कौन सी एज में कौन से टाइप का प्ले यहाँ पे पाया जाएगा, बच्चा वहां पे प्ले परफॉर्म करेगा। तो ऑन लुकर का मतलब क्या है यहाँ पे, पार्टिसिपेट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करेगा। इन दिस प्ले द इन्फेंट डज नॉट पार्टिसिपेट एनी एक्टिविटी। और क्या करेगा वहां पे, दूसरे बच्चे जो वहां पे प्ले कर रहे हैं उनको देख के क्या करेगा, गेम का एंजॉयमेंट वहां पे लेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑन लुकर का मतलब उनको देख रहा है, दूसरे बच्चे जो प्ले कर रहे हैं उनको देखेगा, उनको देख के क्या करेगा, वहां पे एंजॉयमेंट फील करेगा। इन दिस टाइप ऑफ प्ले इन्फेंट डज नॉट पार्टिसिपेट एनी एक्टिविटी, द इन्फेंट ओनली एंजॉय बाय विजुअलाइज अदर चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग एंड फील एंजॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ इमेज, इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे साइड लाइन में 2 बच्चे बैठे हुए क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑन लुकर जो बच्चा है वह क्या करेगा, इनको देखेगा और देख के क्या करेगा, एंजॉयमेंट फील करेगा, प्ले एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। दीज आर ऑन लुकर प्ले।
और नेक्स्ट वन कौन सा है अपने पास, पैरेलल प्ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और पैरेलल प्ले पाया जाता है दैट आर टॉडलर्स के अंदर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टॉडलर्स एज जो ग्रुप होता है उसमें कौन सा प्ले पाया जाता है, तो टॉडलर में पाया जाता है पैरेलल प्ले। पैरेलल का मतलब अलग अलग खेलेंगे, अलग अलग का मतलब बच्चे साथ में रहेंगे, टॉयज भी वहां पे रहेगा, लेकिन शेयरिंग ऑफ टॉयज वहां पे अपीयर नहीं रहेगा। दोनों बच्चे जाके सेपरेट अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, वहां पे प्ले एक्टिविटी करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ प्ले शेयरिंग ऑफ द टॉयज डज नॉट अकर। टॉयज का शेयरिंग नहीं होगा, बट द चाइल्ड आर प्लेइंग टुगेदर इन सेम ग्राउंड। एक सेम रूम में, एक सेम कमरे के अंदर, एक सेम प्ले ग्राउंड पे बच्चा क्या करेगा, प्ले करेगा, लेकिन अपना खिलौना दूसरे बच्चे के साथ वहां पे शेयर नहीं करेगा। पैरेलल प्ले, टॉडलर एज ग्रुप के अंदर बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, नहीं मानते किसी का भी कहना, और ना ही किसी को कोई चीज शेयर करते हैं, तो पैरेलल प्ले पाया जाता है टॉडलर के अंदर। दिस टाइप दो बालक है, एक बालिका है, एक बालक है, और अपने अपने टॉयज लेके कोऑपरेशन के साथ में, कोऑपरेशन तो होता ही नहीं है, कोऑपरेशन नाम की चीज, तो आपस में क्या चल जाता है वहां पे, एक टॉयज उठा लिया तो बस महासंग्राम वहां पे हो जाता है, महाभारत छिड़ जाती है। तो इससे बढ़िया क्या है कि जैसे वो खेले वैसे उनको क्या करने दें, प्ले करने दें, महासंग्राम अपने को नहीं करवानी, अपने आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे वो खेलेंगे। बिल्कुल अगर बालिका टॉयज उठा लेगी तो वहां पे युद्ध छिड़ जाएगा, छिड़ता है नहीं छिड़ता है, देखा होगा जनरली आपने टॉडलर एज ग्रुप के अंदर कि बच्चे क्या करते हैं, अपने टॉयज से खेलेंगे, दूसरे को शेयर नहीं करेंगे। तो यही क्या है, टॉडलर एज ग्रुप दैट आर पैरेलल प्ले, सेम ग्राउंड पे खेलेंगे, सेम रूम में खेलेंगे, लेकिन वहां पे शेयरिंग ऑफ टॉयज आर नॉट डज नॉट अकर। बिल्कुल टॉडलर का एज ग्रुप भी बिल्कुल 3 ईयर होता है, 1 to 3 ईयर। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन जो अपना टाइप्स है प्ले का, वो टाइप्स अपने पास यहाँ पे है दैट आर एसोसिएटिव प्ले, 3 to 4 ईयर। एसोसिएटिव प्ले इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एसोसिएटिव के अंदर देखने को मिलेगा शेयरिंग ऑफ टॉयज आर अकर, मतलब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, टॉयज का शेयर यहाँ पे करेंगे। शेयरिंग ऑफ टॉयज आर अकर, बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टॉयज को यहाँ पे शेयर करेंगे, और बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिकल, चाइल्ड आर इन्वॉल्व इन आइडेंटिकल एक्टिविटी, आइडेंटिकल एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट वहां पे करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, कोऑपरेटिव प्ले, और कोऑपरेटिव के अंदर मतलब क्या है, कोऑपरेशन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, शेयरिंग, चाइल्ड शेयर द प्लेइंग ऑब्जेक्ट एंड प्ले विद कोऑपरेशन, एक सहयोग के साथ में क्या करेंगे, वहां पे खेलेंगे। दिस टाइप आर एसोसिएटिव प्ले। ये किसका टाइप है, एसोसिएटिव प्ले का, मतलब सेम प्लेइंग ऑब्जेक्ट है, सेम टॉयज है, सबके साथ में आइडेंटिकल एक्टिविटी, वहां पे सारे बच्चे मिलकर क्या करेंगे, वहां पे प्ले करेंगे। कोऑपरेटिव में क्या मिलेगा, कोऑपरेशन से खेलेंगे और शेयर भी वहां पे करेंगे, किसको, प्लेइंग ऑब्जेक्ट को। बिल्कुल 2 and 3 उसके अंदर ही आता है, टॉडलर के अंदर ही आता है, लेकिन स्पेशल अगर टॉडलर का पूछे तो वो भी अपने को ध्यान रखना है, 1 से लेके 3 ईयर आता टॉडलर एज ग्रुप। कौन सी है, टॉडलर। लेकिन उन्हीं के बीच में बच्चा क्या करता है, प्ले करता है, बिल्कुल उन्हीं के बीच में ऑन लुकर भी करता है। नेक्स्ट वन है कंपेटिटिव प्ले, और कंपेटिटिव प्ले के अंदर क्या है, सबसे पहले तो स्कूल गोइंग एज, बिल्कुल प्री स्कूल अपन इसको बोल सकते हैं। ये जो अपने पास है कोऑपरेटिव, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्री स्कूलर एज ग्रुप, 3 से 6 ईयर एज ग्रुप अपन बोलते हैं प्री स्कूलर एज ग्रुप, बिल्कुल इसी का 3 to 6 ईयर ऑफ द एज दैट आर प्री स्कूलर एज ग्रुप। नेक्स्ट वन कौन सा है अपने पास यहाँ पे, दैट आर कंपेटिटिव प्ले, मतलब क्या करेगा, कंपटीशन में बच्चा वहां पे प्ले करेगा। स्कूल गोइंग एज, मतलब स्कूल गोइंग कौन सी होती है, 6 से 12 ईयर ऑफ द एज, तो स्कूल गोइंग एज के अंदर ये प्ले अपने को देखने को मिलेगा। एडोलसेंट के अंदर देखने को मिलेगा फीलिंग ऑफ कंपटीशन, वहां पे बच्चे के अंदर क्या होगा, पैदा होगा, फीलिंग ऑफ कंपटीशन, आपस में कंपटीशन की भावना में बच्चे क्या करेंगे, वहां पे कंपीट करेंगे, विन और लॉस के लिए। किसके लिए, विन और लॉस के लिए, जीत और हार के लिए बच्चा क्या करेगा, वहां पे खेलेगा, विन और लॉस के लिए। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ प्ले। बिल्कुल अलग अलग टाइप अपने पढ़े, अनऑक्यूपाइड प्ले दैट आर 2 to 3 months, ऑन लुकर प्ले, एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, कॉम्पिटिटिव प्ले, सोलिटरी प्ले। तो सारे के सारे प्ले क्या है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर बच्चों के अंदर पाया जाता है। अनऑक्यूपाइड का मतलब बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ पैरों को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कलरफुल एक्टिविटी देख रहा है, कूइंग साउंड निकाल रहा है और एंजॉयमेंट ले रहा है। ऑन लुकर का मतलब क्या है, दूसरे को देख के क्या कर रहा है, वहां पे एंजॉयमेंट कर रहा है। सोलिटरी का मतलब सेपरेट वहां पे खेल रहा है, टॉयज वहां पे नहीं कर रहा। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, साथ में खेलेगा लेकिन सेपरेट टॉयज के साथ वहां पे खेलेगा। कोऑपरेटिव का मतलब कोऑपरेशन से खेलेंगे, सारे बच्चे मिलकर वहां पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट एक्टिविटी वहां पे करेंगे और टॉयज भी शेयर वहां पे करेंगे। कंपटीशन का मतलब वहां पे है, सबसे पहले तो स्कूल एंड एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर पाया जाएगा। फीलिंग ऑफ कंपटीशन से बच्चे खेलेंगे, और वो खेलेंगे किसके लिए, विन और लॉस के लिए, जीत और हार के लिए। टोटल आर 7 टाइप्स ऑफ प्ले अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप।
नेक्स्ट चलिए आगे, क्लियर है यहां तक? अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे एज ग्रुप वहां पे बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे के अंदर चेंजेस वहां पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन अपना है फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है फिनाइल कीटोन यूरिया? नाम से आपको क्लियर होना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, एक अमीनो एसिड होता है, कौन सा? इसेंशियल अमीनो एसिड, और नाम क्या है उसका? दैट आर फेनिलामाइन। फेनिलामाइन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, मतलब बॉडी के लिए आवश्यक होता है। इस पे एक एंजाइम फंक्शन करता है, दैट इज फेनिलामाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? टायरोसिन के अंदर। और टायरोसिन क्या है यहाँ पे? एक इंपोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपोर्टेंट क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि यहाँ पे वर्क परफॉर्म करता है न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्मेशन में, जैसे कि डोपामिन हुआ, मेलानिन हुआ, इसके अलावा थायराइड हार्मोन हुआ। इन सब के अंदर एसेंशियल रोल परफॉर्म कौन करता है? टायरोसिन। अब मैं बात करूं, दीज आर नॉर्मल प्रोसेस। अब किसी बच्चे में जन्मजात क्या है? फेनिलामाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो फेनिलिन है वह टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसका बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाएगा। बॉडी में जब फेनिलिन का एक्सेस होगा तो यह यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगा, और बच्चे के अंदर साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे। माइक्रोसिफेली, ब्रेन का ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, हेड साइज में छोटा हो जाएगा, आयोडीन है, थायराइड हार्मोन वहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन वहां पे बच्चे के अंदर हो जाएगा, सीजर्स आ जाएंगे, जिटरनेस हो जाएगी। बात करूं मैं किसकी? यूरिन के अंदर, तो मस्टी ऑर्डर वहां पे यूरिन के अंदर देखने को मिलेगी, मस्टी ऑर्डर, फाउल ऑर्डर वहां पे यूरिन के अंदर देखने को मिलेगी। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा डिसऑर्डर है, तो कौन सा है? देयर आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरी मैं बात करूं कौन सा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और क्या है ये? मेटाबॉलिज्म का क्या है? डिसऑर्डर। देन कौन से क्रोमोसोम के जीन के डिफेक्ट में होने से यह प्रॉब्लम होती है? तो यहां पे मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? 12, 12 नंबर के क्रोमोसोम पे जीन का डिफेक्ट होता है, और उस जीन के डिफेक्ट होने से क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि वहां पे फेनिलामाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या हो जाए? डेफिशिएट हो जाए। डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे, ब्लड टेस्ट वहां पे करवाएंगे बच्चे के आफ्टर डिलीवरी। अवॉइड करेंगे ब्रेस्ट मिल्क को, हाई प्रोटीन डाइट को, क्योंकि ये जो फेनिलिन है, ये जो फेनिलामाइन है, वह पाया जाता है डाइटरी प्रोटीन के अंदर, मीट के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इनको क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। लो प्रोटीन डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी डाइट देंगे? लो प्रोटीन डाइट। जिस डाइट में प्रोटीन कम हो वह डाइट अपन बच्चे को देंगे, अवॉइड नहीं कर सकते। नेवर अवॉइड, अवॉइड कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अवॉइड कर दिया तो अपने को पता है कि जो फेनिलामाइन है वो क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो इसेंशियल है मतलब बॉडी के लिए आवश्यक है, तो अपन बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, लो प्रोटीन डाइट अपन वहां पे देंगे। बिल्कुल अलग से यहाँ पे फॉर्मूला भी आता है, लैक्टेलेज के नाम से अलग से फॉर्मूला आता है, जिनके अंदर क्या होता है? लो प्रोटीन डाइट के वहां पे फॉर्मूला आता है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जन्मजात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और म्यूटेशन होता है 12 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर। किसके ऊपर? 12 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, कैरेक्टराइज्ड बाय कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। किसका एंजाइम? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का डेफिशिएट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं, नॉर्मल कौन है? फेनिलिन है, इसेंशियल अमीनो एसिड है, इस पे कौन सा? इस पे एक्शन करेगा फेनिलालिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एक्शन करेगा, और टायरोसिन जो कि क्या है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। इसमें क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी। ये तो क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं किसकी? अब नॉर्मल फिजियोलॉजी की। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? फेनिलिन एंड जो टायरोसिन है वह क्या है? यहाँ पे प्रेकसर होता है, मतलब इनसे फॉर्मेशन देखने को मिलता है किस किसका? थायराइड हार्मोन का, न्यूरोट्रांसमीटर मेलानिन, जो स्किन के अंदर कलरिंग, जो कलरिंग पिगमेंट है स्किन पे जो अपना कलर आता है, किसके द्वारा आता है? मेलानिन के द्वारा। न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एज डोपामिन, लाइक एज ए डोपामिन, इन सब का प्रीकसर होता है। मतलब ये एसेंशियल अमीनो एसिड रहेंगे, टायरोसिन एंड फेनिलामिन रहेंगे, तब जाके इनका फॉर्मेशन बॉडी के अंदर हो पाएगा। अगर कहीं ना कहीं डेफिशिएट है तो यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, ना तो न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन देखने को भी नहीं मिलेगा, स्किन के ऊपर रेसेस बन जाएंगे, एक्जिमा लाइक वहां पे कंडीशन हो जाएगी, और थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से मेंटल रिटार्ड वगैरह यहाँ पे बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा, विच लीड टू इंक्रीज फेनिलिन। अब अगर अपने पास क्या है? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएट है, तो फेनिलिन क्या हो जाएगा? वहां पे बॉडी में बढ़ जाएगा, इंक्रीज लेवल वहां पे हो जाएगा, सीजर्स देखने को मिलेगा, और बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्ड वहां पे देखने को मिलेगा। और नॉर्मल ब्लड लेवल ऑफ द अमाइनो एसिड फेनिलिन लेवल, जो कि कितना होता है? 2 से नीचे नीचे वहां पे देखने को मिलता है। 0 से लेके अपन क्या मान सकते हैं वहां पे? 0 से लेके 2 mg पर डीएल। और अगर आपसे पूछे कि डायग्नोसिस अपन कब कंफर्म कर देंगे, मोर देन 20 mg पर डीएल अगर जा रहा है, तो उसको अपन बोल देंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या बोल देंगे? फिनाइल कीटोन यूरिया। बिल्कुल नूर सहनाज, बिल्कुल यूट्यूब पे भी था। तो न्यूबॉर्न के अंदर दीज आर नॉर्मल लेवल, और ये लेवल क्या होता है? कुछ दिनों बाद थोड़ा कम हो जाता है, स्लाइटली कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, विच डिक्रीज आफ्टर फ्यू डेज एंड बिकम 0.8 से लेके 1.8 mg पर डीएल वहां पे क्या हो जाता है? हो जाता है।
क्लियर है यहाँ तक सभी तक? इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। दूसरा बात करें 12th नंबर के क्रोमोसोम पे एब्नॉर्मलिटी होती है, जिनका म्यूटेशन होता है। फेनिलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएट होता है। फेनिलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के डेफिशिएट होने से क्या होगा कि जो फेनिलिन है वह कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन के अंदर। और ये क्या है इंपॉर्टेंट इसेंशियल क्या है, अमीनो एसिड, जो कि क्या करते हैं प्रीकर्सर के फॉर्म में यहाँ पे रहते हैं, मतलब थायराइड हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन और मेलेनिन, इन सब का फॉर्मेशन करवाते हैं। और इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो बच्चे के अंदर साइन एंड सिम्टम वहाँ पे आएंगे, मेंटल रिटार्ड हो जाएगा, सीजर्स आएगा, जिटरनेस होगा, एक्जिमा लाइक वहाँ पे कंडीशन हो जाएगी, स्किन पे रैशेस देखने को मिलेंगे, मस्टी आडोर वहाँ पे, बिल्कुल मस्टी आडोर वहाँ पे यूरिन के अंदर देखने को मिलेगी ड्यू टू हाई फेनिलिन लेवल। यूरिन के द्वारा फेनिलिन बाहर निकलेगा। नॉर्मल लेवल 0 से लेकर 2 mg पर डीएल, मोर देन 20 mg पर अगर डीएल जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। और आफ्टर कुछ दिनों बाद ये बन जाता है कितना, 0.8 से लेके 1.8 mg पर डीएल। आफ्टर फ्यू डेज इसका लेवल क्या हो जाता है, स्लाइटली कम हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं असेसमेंट फाइंडिंग, क्या क्या साइन एंड सिम्टम अपने को वहां पे बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पहला साइन एंड सिम्टम मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन का ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन है, इसेंशियल हार्मोन है, तो थायराइड नहीं बनेगा तो मेंटल रिटार्ड की तरफ वहां पे बच्चा चला जाएगा। हाइपर एक्टिविटी बच्चे के अंदर वहां पे देखने को मिलेगी, स्किन रेसेस वहां पे बन जाएंगे, सीजर्स आ सकते हैं, ट्रेमर्स आ सकते हैं, जर्की मूवमेंट्स वहां पे आ सकते हैं। ग्रोथ स्टंट, बिल्कुल ग्रोथ के अंदर बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि थायराइड है, नॉर्मल कैल्शियम वगैरह का इनका मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगा। मस्टी ऑर्डर इन द चाइल्ड बेथ, स्किन और यूरिन, बिल्कुल मस्टी ऑर्डर वहां पे देखने को मिलेगी, बिल्कुल मटमेले जैसी, मिट्टी की जैसी वहां पे दुर्गंध देखने को मिलेगी, मतलब बच्चे के ब्रेथ के अंदर, स्किन के ऊपर और यूरिन के अंदर। देन माइक्रोसिफेली, हेड का साइज वहां पे छोटा हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रोसिफेली, इसका मतलब क्या है, स्मॉल साइज का हेड, स्मॉल साइज का हेड वहां पे बच्चे का देखने को मिलेगा। जर्की मूवमेंट्स, जर्की मूवमेंट्स का मतलब है यहाँ पे एक तरह से जर्की मतलब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्शन, जर्की मूवमेंट्स, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्शन वहां पे देखने को मिलेगा एक्टिविटीज के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लेक्स करेगा, रैपिड जर्की मूवमेंट्स। ट्रेमर्स, स्लाइटली ट्रेमर्स वहां पे आएंगे अंगुलियों के अंदर। सीजर्स का मतलब एक्सेसिव न्यूरॉन डिस्चार्ज, न्यूरल एक्टिविटी वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, दैट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कैसे अपन पता करेंगे बच्चे के अंदर फिनाइल कीटोन यूरिया है, तो ब्लड का टेस्ट अपन कर लेंगे। स्क्रीनिंग ऑन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ, पहले वीक के अंदर क्या करेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ। और मैक्सिमम में बात करूं तो आफ्टर 48 आवर क्या करते हैं अपन, स्क्रीनिंग करते हैं मैक्सिमम इसका। 48 आवर क्या कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर कहीं फिनाइल कीटोन यूरिया तो नहीं है, फेनिलिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है नहीं हो रहा, फेनिलिन कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो आफ्टर 48 आवर जनरली अपन कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ के अंदर क्या करते हैं, कर लेते हैं किसका डायग्नोसिस। तो ब्लड टेस्ट से लेते हैं, किसे लेते हैं, ब्लड टेस्ट से, ब्लड सैंपल अपन वहां पे लेते हैं। मस्टी मीन्स एक तरह से मटमेला, मिट्टी जैसी दुर्गंध जो मिट्टी में आती है नॉर्मल सोइल के अंदर, बिल्कुल मनीषा। देन ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे, दैट आर नो क्योर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। क्या दो आप यहाँ पे बच्चे को, डाइटरी मॉडिफिकेशन दो, कहीं फॉर्मुला फीड आते हैं वो फॉर्मुला फीड अपन वहाँ पे दे सकते हैं। नो क्योर, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेगुलर चेकअप ब्लड फेनिलिन लेवल का, बिल्कुल इसका लेवल अपन चेक करेंगे, और लेवल चेक अगर और भी ज्यादा बड़ा हुआ है, लगातार बढ़ रहा है, तो डाइटरी मॉडिफाई करेंगे, लगातार लेवल अपन क्या करेंगे वहाँ पे चेक करते रहेंगे। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, किसका एडमिशन करेंगे, एक क्या है यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन, एक क्या है यहाँ पे को फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवाता है फेनालाइन का। तो इसको अपन क्या करेंगे, बच्चे को ओरल देंगे, और ओरल देने से क्या होगा, मेटाबॉलिज करवाएगा फेनिलिन का, किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। तो इसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, दैट आर टेट्रा हाइड्रोबायोफिनेट्रिन। बिल्कुल ये जन्मजात बीमारी है, क्रोमोसोमल जीन का डिफेक्ट है, तो कंजेनाइटल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जन्मजात देखने को मिलेगा, एट बर्थ देखने को मिलेगा श्वेता। बिल्कुल टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन, टेट्रा हाइड्रोबायोपेट्रिन अपन वहां पे ओरली बच्चे को देंगे। और ये क्या होता है, ये को फैक्टर होता है जो ऑक्सीडेशन करवाएगा किसका, फेनिलिन का, तो ये अपन बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा डिक्रीज हाई फेनिलिन डाइट, मतलब जिन कंटेंट के अंदर क्या हो, ज्यादा अमाउंट में फेनिलिन हो, उनको क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या करेंगे, उनको डाइट में कम करेंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट में ज्यादा होता है। लो प्रोटीन डाइट अपन बच्चे को क्या करेंगे वहां पे प्रेस्क्राइब करेंगे, जैसे जस्ट लाइक मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन ज्यादा होता है। राइस, चावल के अंदर हाई फेट कंटेंट, जिनके अंदर ज्यादा अमाउंट में फेट हो, जैसे कि एग हुआ, मिल्क हुआ, पीन्स हुआ एंड चीज हुआ, पनीर हुआ, इन सबको क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे वहां पे कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। लो डाइट अपन वहां पे देंगे, लो प्रोटीन डाइट अपन वहां पे देंगे। क्लियर है यहां तक? देन नेक्स्ट एक एसेंशियल क्या है यहाँ पे, एक फूड आता है अपने पास, एक एसेंशियल क्या आता है, एक कंपोनेंट आता है जिसको अपन बच्चे को दे सकते हैं, बेबी फॉर्मूला फॉर
फिनाइल कीटोन यूरिया कि जिन बेबी को क्या है स्क्रीनिंग में डायग्नोस हो चुका है फिनाइल कीटोन यूरिया, तो मिल्क तो नहीं देंगे क्योंकि हायर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो मिल्क क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशन में फिनाइल कीटोन यूरिया की कंडीशन में। तो क्या देंगे वहां पे, स्पेशल फॉर्मूला फीडिंग अपन वहां देंगे और उसको बोलते हैं लैक्टोफेंस, लोफेनेल्स वहां पे बोलते हैं। यूजुअली नीड टू कंज्यूम स्पेशल फॉर्मूला फूड दैट आर लोफेनेल्स। स्पेशल बच्चे जिनको अफेक्टेड है फिनाइल कीटोन यूरिया, स्पेशल फॉर्मूला फूड दैट आर लोफेनेल्स नहीं देनी, हाई फेट नहीं देनी है, हाई फेट नहीं देनी, बिल्कुल अंजलि, हाई फेट नहीं देनी, लो फेट देनी है, लो प्रोटीन डाइट देनी। दीज आर लाइफ टाइम डिजीज, लाइफ टाइम रहेगा, डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिनोलिन का लेवल बार बार चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बिल्कुल आफ्टर एडल्टहुड, मतलब बच्चा जब जवान हो चुका है, 18 से 20 पे पहुंच चुका है, उसके बाद इतना रिस्की नहीं है क्योंकि नॉर्मल उसका डेवलपमेंट हो चुका है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है। तो जब तक उसका ब्रेन ओसिफाई ना हो, मतलब इन्फेंटाइल पीरियड में, टॉडलर पीरियड में, उस समय ज्यादा क्या है रिस्की, उस समय ज्यादा डाइट बच्चे ने ले ली तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्ड। ये फ्लैट 2 और 3 कंपनी की मार्किंग है, अपने को इनसे कुछ नहीं लेना, अपने को पता होना चाहिए। लोफेनेल्स के नाम से क्या आता है, फॉर्मूला फीड आता है जो अपन स्पेशली मॉडिफाई आता है, जो फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर देते हैं। अगर डायग्नोसिस हो जाता है फिनाइल कीटोन यूरिया तो ब्रेस्ट फीडिंग अपन नहीं देते, ब्रेस्ट फीडिंग अपन नहीं देते, स्पेशल फॉर्मूला फीड अपन वहां पे देते हैं। नेक्स्ट वन दैट आर द सीजर डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन क्या है, सीजर डिसऑर्डर। अलग अलग तरीके के बच्चे के अंदर सीजर वहां पे देखने को मिल सकते हैं। 3 वर्ड होते हैं, एक तो होता है सीजर, एक होता है कन्वर्जन, एक होता है एपिलेप्सी। क्या तीनों वर्ड एक ही हैं या अलग अलग है? द 3 वर्ड आर सिमिलर या फिर डिफरेंट? तीनों में क्या डिफरेंट है, क्या तीनों सेम है या तीनों अलग है? बिल्कुल तीनों डिफरेंट है। सीजर्स की मैं बात करूं तो एक्सेसिव एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मतलब ब्रेन से एक्सेसिव क्या हो रहा है वहां पे डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है आयंस का, उसको बोलेंगे सीजर। कन्वर्जन का मतलब क्या है, दैट आर जर्की मूवमेंट्स। अगर किसकी वजह से, सीजर्स की वजह से जर्की मूवमेंट्स आने लग गए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, बिल्कुल अबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दैट आर कॉल्ड सीजर्स। बात करूं मैं किसका, कन्वर्जन का, मतलब क्या आने लग गए, जर्की मूवमेंट्स आने लग गए, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, उसको कहेंगे कन्वर्जन। और एपिलेप्सी का मतलब क्या है, एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या आता है, रिकरंट क्या आता है, वहां पे बार बार क्या देखने को मिलता है, सीजर। और अगर किसी बच्चे के अंदर बार बार सीजर के एपिसोड आ रहे हैं तो उसको अपन बोल देंगे कि क्या डिसऑर्डर हो गया है, एपिलेप्सी बच्चे को हो चुका है। एक होता है ओरा। व्हाट आर द मीन ऑफ द ओरा? ओरा का मतलब है कि सीजर के आने से पहले ही पता लगना, टाइम अकरेंस बिफोर द अकरिंग ऑफ सीजर। सीजर के आने से पहले ही उसको आभास होना, रियलाइज होना कि मेरे में कुछ हो रहा है, मेरे में सीजर का एपिसोड आ सकता है, उसको खुद को रियलाइज होना, पेशेंट को रियलाइज होना, दैट आर ओरा, ओरा ऑफ एपिलेप्सी। सीजर के आने से पहले वाला टाइम, और मरीज क्या कर रहा है, उसको रियलाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ओरा। बिल्कुल सेंसेशन बिफोर सीजर, बिल्कुल अंजलि एकदम राइट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे अपने पास, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दैट आर द एक्सेसिव एंड अनरिकॉग्नाइज्ड न्यूरोनल डिस्चार्ज द ब्रेन दैट आर एक्टिवेट एसोसिएट विद मोटर एंड सेंसरी ऑर्गन, जो कि क्या करेगा, अपने सेंसरी ऑर्गन को और मोटर को क्या करेगा, वहां पे एक्टिवेट कर देगा। एक्सेसिव अनऑर्गेनाइज्ड न्यूरोनल डिस्चार्ज इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड न्यूरोनल डिस्चार्ज वहां पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएगा, क्या एक्टिवेट हो जाएगा, मोटर फंक्शन और सेंसरी ऑर्गन के फंक्शन वहां पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सीजर डिसऑर्डर अपन वहां पे बोलते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। नॉर्मली मैं बात करूं, एक तो होता है कौन सा, एक होता है कौन सा, दैट आर द पार्शियल सीजर, और एक होता है कौन सा, दैट आर कॉम्प्लेक्स सीजर, या फिर इसको बोल सकते हैं जनरलाइज सीजर। पार्शियल सीजर का मतलब क्या है कि एक पार्शियल टाइम में, एक पार्शियल ब्रेन के अंदर, कहां पे, एक पार्शियल जगह पे, एक फिक्स लोब के अंदर क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस होने की वजह से सीजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। और जनरलाइज का मतलब क्या है, ये एक बड़ा एरिया, एक जनरल स्पेसिफिक एरिया क्या हो रहा है वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी के आधार पे अपन अलग अलग यहां पे डिवाइड करेंगे।
अलग अलग अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो जनरलाइज पार्शियल यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व, कि कौन सा ब्रेन का एरिया वहां पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे वहां पे इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहला सीजर कौन सा है, दैट आर द जनरलाइज सीजर। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जनरलाइज सीजर में अलग अलग अपने पास क्या आएंगे यहाँ पे टाइप्स आएंगे, टॉनिक क्लोनिक सीजर, एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक सीजर एंड एटोनिक सीजर। जनरलाइज सीजर्स की मैं बात करूं तो जनरलाइज के अंदर कौन कौन से आएगा, टॉनिक क्लोनिक। पहले तो क्या आएगा, टॉन वाली फेज, मतलब एकदम आई फिक्स हो जाएगी, टंग प्रोट्यूज हो जाएगी, जो लॉक हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा, दैट आर टॉनिक फेज। और क्लोनिक का मतलब दैट आर द जर्की मूवमेंट्स वहां पे हो जाएंगे। एब्सेंस का मतलब कब सीजर आएगा, कब डिसअपियर हो जाएगा, पता भी अपने को नहीं लगेगा। मायोक्लोनिक एंड एटोनिक, एटोनिक का मतलब स्टिफनेस वहां पे हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे है पार्शियल सीजर। और पार्शियल सीजर के अंदर कौन कौन से यहाँ पे आएंगे, अराइज होम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन, एक ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से क्या होगा वो अराइज होगा, एक लोकलाइज जगह से क्या होगा वहां पे अराइज होगा, और लिमिटेड सिम्टम वहां पे कोच करेगा। मतलब जैसे कि अलग अलग लोब, अलग अलग एरिया क्या करता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे कि ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब विजन, टेम्पोरल लोब दैट आर हियरिंग, अलग अलग लोब अलग अलग फंक्शन करते हैं। सेरिब्रम क्या करता है, दैट आर द थिंकिंग रीजनिंग जजमेंट, सेरिबेलम एटेक्सिया करता है, कोऑर्डिनेशन बॉडी मूवमेंट करता है। तो जिस टाइप का ऑर्गन, जिस टाइप का लोब वहां पे क्या होगा, इन्वॉल्व होगा सीजर के अंदर, वैसे ही क्या देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इसको भी अपन ने डिवाइड किया है, एक तो सिंपल पार्शियल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। क्लियर है यहाँ तक, दो टाइप के सीजर अपन यहाँ पे डिवाइड किए। पहला तो जनरल, जनरल का मतलब टॉनिक क्लोनिक सीजर, एब्सेंट सीजर, मायोक्लोनिक एंड एटोनिक। नेक्स्ट है पार्शियल का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होगा और जिस एरिया को इन्वॉल्व करेगा उसके अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम वहां पे आएंगे। और इसका टाइप है सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल। अब पहला अपन डिस्कस करते हैं जनरलाइज सीजर के अंदर, दैट आर टॉनिक सीजर, टॉनिक फेज। क्लियर है यहाँ तक सभी को, नेक्स्ट चले आगे। देन फर्स्ट वन टॉनिक क्लोनिक सीजर। पहला अपन जनरलाइज सीजर के अंदर बात कर रहे हैं टॉनिक क्लोनिक का मतलब। अब टॉनिक फेज पहले आएगा, क्या आएगा, टॉनिक फेज। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, एकदम जकड़न वहां पे हो जाएगी, आई बॉल एक जगह फिक्स वहां पे हो जाएगा, एक पोजीशन में बच्चा वहां पे बन जाएगा, हेड वहां पे वन साइड में टर्न हो जाएगा, आर्म का क्या हो जाएगा वहां पे फ्लेक्शन, साथ ही साथ में माउथ से वहां पे डिस्चार्ज होगा, रेस्पिरेटरी स्पाज्म हो जाएगा मसल्स के अंदर। रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्पाज्म वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे अपने पास, दैट आर अकर इन टॉनिक फेज। किसके अंदर अकर होगा, टॉनिक फेज के अंदर। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पे ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन कितना रहता है इस फेज का, अप्रोक्सीमेट 30 सेकंड। ओनली 30 सेकंड का क्या रहेगा, इस टॉनिक फेज का टाइम रहेगा। बिल्कुल आंखें फिक्स हो जाएगी, रेस्पिरेटरी मसल्स स्पाज्म हो जाएगा, जॉ लॉक हो जाएगा, वन साइड में हेड वहां पे टर्न हो जाएगा, और माउथ से क्या हो जाएगा वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, क्लोनिक फेज, इसी को बोलते हैं रिदमिक फेज। रिदमिक का मतलब एक रेगुलर इंटरवल के अंदर रिदमिक मूवमेंट्स वहां पे देखने को मिलेंगे। द जर्की मूवमेंट्स ऑफ द चाइल्ड में हैव, जर्की मूवमेंट देखने का मिलेगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, टंग बाइट देखने को मिल सकता है, सडन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड जो। जर्की मूवमेंट्स की वजह से, जर्की मूवमेंट्स की वजह से जो के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, टंग बाइट देखने को मिल सकता है, सडन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा एब्डोमिनल मसल्स एंड जो के अंदर। तो ये कौन सा हो गया अपने पास, दैट आर द क्लोनिक फेज। और इसका टाइम 1 मिनट से लेके कुछ घंटों तक भी जा सकता है, मिनट से लेके फ्यू हावर तक यहाँ पे क्या जा सकता है, क्लोनिक फेज का टाइम ड्यूरेशन। और मैं यहाँ पे बात करूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर इज द सोडियम वेल्पोरेट। क्या देते हैं, वेल्पोरेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वेल्पोरेट ना हो तो फिर अपन दे सकते हैं फेनिटोइन, फिर क्या दे सकते हैं फेनिटोइन, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या देना है, दैट आर सोडियम वेल्पोरेट। क्या देना है, वेल्पोरेट। जनरलाइज सीजर पढ़ रहे हैं, दो तरीके के आते हैं, टॉनिक एंड क्लोनिक, दोनों एक ही फेज है। टॉनिक का मतलब क्या होगा, पूरी बॉडी जकड़ वहां पे हो जाएगा, टोन वहां पे, बॉडी की टोन क्या हो जाएगी, हाइपर एक्टिव, आंखें एक जगह फिक्स हो जाएगी, एक पोजीशन वहां पे बॉडी ले लेगी, आई फिक्स हो जाएगा, माउथ से डिस्चार्ज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स अरेस्ट हो जाएगा, मसल्स वहां पे स्पाज्म हो जाएगा। और ड्यूरेशन क्या रहता है इसका, अबाउट 30 सेकंड, 30 सेकंड का इसका ड्यूरेशन रहता है। दूसरी मैं बात करूं क्लोनिक फेज की, क्लोनिक रिदमिक फेज, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जर्की मूवमेंट्स वहां पे बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा, टंग बाइट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में जर्की मूवमेंट्स की वजह से क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल मसल्स जो ये सारे सब क्या हो जाएंगे वहां पे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कुछ मिनट से लेके हावर्स तक ये फेज जा सकती है। और यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की मैं बात करूं तो वो क्या रहेगा, सोडियम वेल्पोरेट। क्या करता है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ सोडियम वेल्पोरेट, पढ़ा था अपन ने। जीटीएसटी का मतलब है जनरलाइज, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। आई फिक्स इन, आई फिक्स इन, वेल्पोरेट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करता है सोडियम वेल्पोरेट। लिथियम करता है एब्स्टीन एनोमली,
साहिल बिल्कुल, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट करता है, सोडियम वेलपोरेट, एप्स्टीन एनोमली करता है, लिथियम ड्रग। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट वन क्या है अपना यहाँ पे, एब्सेंट सीजर। नेक्स्ट वन है पार्शियल के अंदर एब्सेंट सीजर, इसी को बोलते हैं पेटिमल सीजर, आल्सो नोन एज पेटिमल सीजर। कब सीजर आए और कब चले गए पता ही नहीं चला, डे ड्रीमिंग, इसी को बोलते हैं डे ड्रीमिंग, मतलब स्वप्न के अंदर पता ही नहीं लगा बच्चा कहां पे है, डे ड्रीमिंग के अंदर कब वहां पे क्या आए सीजर आए पता ही नहीं लगा, इसी को बोलते हैं पेटिमल सीजर। रोलिंग ऑफ द आई, यहाँ पे क्या होगा, ओनली आई का रोलिंग वहां पे बच्चा करेगा, ओनली सिंपल क्या होगा, आई का रोलिंग होगा, और कोई भी एक्टिविटी वहां पे देखने को नहीं मिलेगी, और कोई भी एक्टिविटी वहां पे देखने को मिलेगी, ड्यूरेशन ओनली 5 to 10 सेकंड, इतना ही वहां पे ड्यूरेशन के अंदर सीजर आएगा। आई की रोलिंग, पेटमाल सीजर, डे ड्रीमिंग, दैट आर कॉल्ड एब्सेंट सीजर। क्या बोलेंगे, एब्सेंट सीजर। और कोई की बॉडी की एक्टिविटी वहां पे एक्टिवेट नहीं होगी, ओनली क्या हो सकता है, मे प्रेजेंट रोलिंग ऑफ द आईज, आई का रोलिंग वहां पे हो सकता है कि बच्चे की आंखें वहां पे घूम जाए। और मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है एब्सेंट सीजर। और ड्रग क्या है यहाँ पे, इथोसक्सीमाइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंटी कन्वर्जेंट ग्रुप की यहाँ पे क्या है, मेडिकेशन है, दैट आर इथोसक्सीमाइड। कौन सी है, इथोसक्सीमाइड आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंट सीजर, पेटमाल सीजर या फिर डे ड्रीमिंग सीजर। नेक्स्ट वन है मायोक्लोनिक सीजर, इसी को बोलते हैं इन्फेंटाइल स्पाज्म। नेक्स्ट वन है मायोक्लोनिक इन्फेंटाइल स्पाज्म। इसका एक यहाँ पे नेचर होता है कि यह रिलेटिव होता है किससे, कोई ना कोई सेरेब्रल अबनॉर्मलिटी है या फिर मेंटल रिटार्डेशन है, तो क्या आएगा, मायोक्लोनिक सीजर, ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विद सेरेब्रल अबनॉर्मलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन। जिन बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्ड है या फिर कुछ ना कुछ पार्ट सेरेब्रल अबनॉर्मल, अबनॉर्मलिटी है, मतलब ब्रेन के कोई पार्ट के अंदर अबनॉर्मलिटी है, उसकी वजह से क्या आएगा, मायोक्लोनिक सीजर। क्या देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, चाइल्ड प्रेजेंट विद सडन फोर्सफुल मायोक्लोनिक कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग मसल्स ऑफ ट्रंक, नेक एंड एक्सट्रीमिटीज। ये सारी कंडीशन यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिलेगा। ड्यूरेशन लेस देन 1 मिनट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसका भी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस की मैं बात करूं तो क्या होगा इसका, दैट आर वेलपोरेट, सोडियम वेलपोरेट आर द ड्रग ऑफ चॉइस। पूरा इन्फेंट किसमें हो जाएगा, स्पाज्म की कंडीशन में वहां पे चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट वन क्या है अपने पास, एक होता है पार्शियल सीजर। पार्शियल का मतलब विद एलिमेंट्री सिम्टम, नो इंपेयरमेंट विद कॉन्शियसनेस। मतलब एलिमेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सीजर के साइन एंड सिम्टम नॉर्मल सारे साइन एंड सिम्टम आएंगे, लेकिन इंपेयरमेंट वहां पे नहीं होगा, किसके अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर। बच्चे को पता रहेगा वो कहां पे है, क्या नाम है, और क्या वहां पे टाइम हो रहा है, मतलब सराउंडिंग्स का पता रहेगा, पेरेंट्स कौन है, मैं कहां पे हूं, क्या टाइम चल रहा है, या हॉस्पिटल सेटिंग्स है। कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, और नॉर्मल साइन एंड सिम्टम वहां पे देखने को मिलेंगे। सारे के सारे एलिमेंट्री सिम्टम जो सीजर के अंदर आते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल सीजर। एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल, इसका मतलब क्या है, मैनिफेस्टेड विद इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस। बच्चे का कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड वहां पे हो जाएगा। मतलब बच्चे से आप पूछेंगे कि आप कहां पे हो, तो जवाब नहीं दे पाएगा, क्या नाम है बेटा, जवाब नहीं दे पाएगा, ये कौन है, जवाब नहीं दे पाएगा एट द टाइम ऑफ द सीजर। और साइन एंड सिम्टम तो वहां पे देखने को मिलेंगे, साइन एंड सिम्टम तो वहां पे देखने को मिलेंगे। विद कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, वहां पे इंपेयर्ड वहां पे हो जाएगा। एक होता है क्या, स्टेटस एपिलेप्टस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मीन ऑफ द स्टेटस एपिलेप्टस, सीजर का टाइम ड्यूरेशन मोर देन 30 मिनट तक वहां पे आ जाए, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टस। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पे, लोरेंजापाम। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है यहाँ पे, लोरेंजापाम। लंबे समय तक सीजर बन रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। स्टेटस एपिलेप्टस में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। और बेंजोडाइजापाइन की जो ग्रुप है यहाँ पे, कौन सी है, लोरेंजापाम, एंजियोलाइटिक जो ड्रग है वो यहाँ पे देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है ड्रग से। एक ऐसी कंडीशन आती है, कौन सी, स्टेटस अस्थमाटस, आती है नहीं आती, स्टेटस अस्थमाटस। मतलब जो अस्थमा का पेशेंट है उसका सीवियर हो जाना, अस्थमा का सीवियर हो जाना, सडन शार्प क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वहां पे क्या हो जाना,
बढ़ जाना, सीवियरिटी ऑफ अस्थमा, अपन बोल सकते हैं कि अस्थमा का सीवियर रूप, दैट इज कॉल्ड स्टेटस अस्थमैटस। अस्थमा में क्या देते हैं, नेबुलाइज करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट थेरेपी से। बीटा 2 एगोनिस्ट थेरेपी से क्या करते हैं अपन, वहां पे नेबुलाइज करवाते हैं, लेकिन लगातार ये थेरेपी दे रहे हैं और फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है और बच्चे साइन एंड सिम्टम पीक पे चले गए, दैट इज कॉल्ड स्टेटस अस्थमैटस। तो वैसे ही क्या है स्टेटस एपिलेप्टस, सीजर आ गए कितने मिनट के लिए, 30 मिनट से ज्यादा समय के लिए, तो फिर क्या करेंगे, बच्चे को अपन वहां पे रिलैक्सेंट देंगे, बेंजोडाइजापाइन ग्रुप का अपन वहां पे क्या देंगे, रिलैक्सेंट, दैट आर लोरेंजापाम। और एक होता है फेब्राइल सीजर, मतलब फीवर की वजह से, फीवर ज्यादा था, फीवर की वजह से क्या गया वहां पे, सीजर वहां पे कोज हो गया, दैट इज कॉल्ड फेब्राइल सीजर। और इसके अंदर अपन क्या देंगे, इसके अंदर क्या देंगे थेरेपी, दैट आर द मोस्ट कॉमन इन द इन्फेंट एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा भी अपना हाई होता है बच्चों के लिए, इन्फेंटाइल पीरियड के अंदर, मतलब लेस देन 1 ईयर तक के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कौन सा, फेब्राइल सीजर। और फेब्राइल सीजर जब भी आते हैं तो अपन क्या देते हैं वहां पे, डाइजापाम, रिलैक्स होने के लिए डाइजापाम देंगे। डाइजापाम ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन देंगे पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल भी नहीं है तो क्या देंगे वहां पे, स्पंजिंग अपन वहां पे देंगे। व्हाट आर द मीन ऑफ द स्पंजिंग, स्पंजिंग का मतलब क्या है, पढ़ा होगा आपने, कोल्ड स्पंजिंग वगैरह, एक कपड़ा लेके क्या करके ठंडा पानी में उसको डिप करके कपड़े को निचोड़ के और पूरी बॉडी पे क्या करना, स्पंज करना, पूरी बॉडी पे क्या करना, ठंडे पानी का क्या करना वहां पे लेक करना, दैट इज कॉल्ड स्पंजिंग, ताकि वहां पे क्या हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए बच्चे का कम हो जाए बॉडी का। तो ये सारे के सारे अपने क्या हो गए, सीजर हो गए। बिल्कुल अलग अलग अपन ने पढ़ा, दैट आर टॉनिक फेज, क्लोनिक फेज, टॉनिक का मतलब टोन वहां पे बढ़ जाएगी, स्पाज्म हो जाएगा, आई फिक्स हो जाएगी, जो लॉक हो जाएगा, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा। क्लोनिक का मतलब जर्की मूवमेंट्स हो जाएंगे, जकड़न हो जाएगी, टंग बाइट हो जाएगी। देन अलग अलग पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, स्टेटस एपिलेप्टस, फेब्राइल सीजर। असेसमेंट क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, असेसमेंट फाइंडिंग, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, बिल्कुल माता पिता से क्या करेंगे, पेरेंट्स के बारे में अपन वहां पे जानेंगे कि कब आया, टाइम एंड ऑनसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टाइम क्या है वहां पे, कि कौन से टाइम पे आया, कितने ड्यूरेशन के लिए आया, क्या प्रीसिपिटेटिंग इवेंट वहां पे आई थी, बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर द सीजर, कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड हुआ था या नहीं हुआ था, वो अपन वहां पे क्या करेंगे, पेरेंट्स से क्या करेंगे, पता करेंगे, ताकि किस टाइप का सीजर था उसके अकॉर्डिंग ड्रग लगाने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन अपन पिताजी से माताजी से कलेक्ट करेंगे अबाउट द टाइम ऑफ ऑनसेट, कितने टाइम पे आया, कितने टाइम के लिए आया, क्या प्रीसिपिटेटिंग इवेंट वहां पे रही, बिहेवियर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द सीजर। इसके अलावा डिटरमाइन द क्लाइंट हिस्ट्री, कि पहले कितनी बार आ चुका है, कितने टाइम के लिए आता है और कब से आ रहा है, तो सारी की सारी हिस्ट्री अपन वहां पे लेंगे। पहले कोई ट्रॉमेटिक इवेंट तो नहीं हुआ था, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था कि वहां पे पार्ट डैमेज हो, तो वो सारी हिस्ट्री अपन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। आस्क द चाइल्ड अबाउट प्रेजेंस ऑफ ओरा, और ओरा का मतलब क्या है, एक वार्निंग साइन ऑफ इंपेंडिंग सीजर, सीजर के आने से पहले एक वार्निंग साइन कि हाँ सीजर आने वाला है, कि हाँ सीजर आने वाला है, सीजर के आने से पहले क्या होना, उसका आभास होना, दैट आर कॉल्ड ओरा। तो ओरा के बारे में पता करेंगे, मॉनिटर करेंगे एपनिया एंड साइनोसिस, कि आपको सीजर आया क्या, उस कंडीशन में पेरेंट्स से पूछेंगे कि बच्चे को जब सीजर आया तो क्या वहां पे पूरी बॉडी के अंदर डिस्कलरेशन हो चुका था, ब्लूइश कलर, या फिर बच्चे का रेस्पिरेशन चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो वो सारी चीज अपने को क्या करनी है, नोट करनी है। पोस्ट सीजर चाइल्ड को क्या करना है वहां पे, पोस्ट सीजर असेस करना है, बच्चे को डिसोरिएंटेड हुआ था या बच्चा स्लीपी के अंदर गया था या नहीं गया था। और वैसे भी पोस्ट सीजर क्या करना है अपने को, बिल्कुल बच्चे को कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवानी है, बच्चे को एकदम रेस्ट के लिए और स्लीपिंग के लिए छोड़ देना चाहिए, या आप रेस्ट करो। अब बात करते हैं सीजर प्रिकॉशन एंड जजमेंट, कि आपके पास कोई ऐसा बच्चा आए जिसको क्या था, सीजर का एपिसोड आ चुका है, तो क्या आप क्लिनिकल जजमेंट वहां पे करेंगे, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। तो एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ेंगे द क्लिनिकल जजमेंट एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो ये क्या हो गया, असेसमेंट फाइंडिंग। और असेसमेंट फाइंडिंग का मतलब क्या है, कि किस किस टाइप के साइन एंड सिम्टम बच्चे के अंदर वहां पे ग्रो होंगे। देन क्लिनिकल जजमेंट, और सबसे पहले तो एंश्योर एयरवे पेटेंसी, अपने को पता है एयरवे पेटेंसी क्या रखेंगे अपन, क्या रखेंगे सीजर होने के बाद में प्रायोरिटी पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा अपने पास आया है और उसको सीजर का एपिसोड हो चुका है, तो क्या क्लिनिकल जजमेंट अपन वहां पे, क्या क्लिनिकल जजमेंट, क्या इंटरवेंशन वहां पे करेंगे। तो सबसे पहला 3 चीजें हैं, एक तो बिफोर, एक ड्यूरिंग और एक क्या है आफ्टर। 3 चीजें अपने को पता यहां पे रखना है। बिफोर सीजर आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट पूछे तो क्या करना है, इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी से प्रिवेंट करना। सीजर आने से पहले क्या कर दो, साइड में कोई बाउल रखा है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, उसको हटा दो, बच्चे को पता लग गया कि हाँ ओरा ऑफ एपिलेसी मेरे को कुछ हो रहा है, उससे पहले क्या करेंगे, इंजरी से प्रिवेंट। क्लाइंट खड़ा है तो फ्लोर पे लेटा देंगे, पास में कोई क्या है ऐसी चीज है, कोई इक्विपमेंट है जिससे बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है, उसको बिल्कुल क्या कर देंगे अपन, दूर कर देंगे। बच्चा बेड पे है या फिर क्रेडल पे है तो साइड रेल्स जो है उनको ऊपर कर देंगे ताकि मरीज गिरे ना। तो ये तो हो गई बिफोर सीजर। ड्यूरिंग की बात करें तो क्या करना है अपने को, मेंटेन साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन किसे मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट एस्पिरेशन, ताकि बच्चा एस्पिरेट वहां पे ना करे, एस्पिरेशन से प्रिवेंशन ड्यूरिंग द सीजर। ड्यूरिंग सीजर अपना मेन प्रायोरिटी क्या रहेगा, एस्पिरेशन प्रिवेंशन, साइड लाइन मेंटेन, क्योंकि सीजर आएगा, ओरल सीक्रेशन बढ़ेंगे, डायरेक्ट कहां पे जा सकता है, लंग्स के अंदर। तो हो सके तो क्या कर देना है, साइड लाइन पोजीशन आप वहां पे कर दो ताकि एस्पिरेशन से बच्चा वहां पे प्रिवेंट रहे। कुछ भी चीज वहां पे नहीं देना है, नथिंग प्लेस इनसाइड, कोई टंग ब्लेड, माउथ डिप्रेसर। हाँ अगर अपने को सीजर आने से पहले पता लग गया है कि कोई आर्टिफिशियल दांत वांत लगा हुआ है, डेंड्राइट वहां पे लगा हुआ है, मेटेलिक इंप्लांट लगा हुआ है माउथ के अंदर, तो उसको अपने को निकाल देना है, क्योंकि मे बी ड्यूरिंग सीजर मूवमेंट के द्वारा वो क्या हो जाए, निकल जाए बाहर और एस्पिरेट करके कहां पे चला जाए, जीआईटी या फिर रेस्पिरेटरी, दोनों जगह वहां पे जा सकता है। बिल्कुल दिनेश एकदम राइट। और आफ्टर क्या करना है अपने को, आफ्टर क्या करना है, एयरवे पेटेंसी, एयरवे पेटेंसी को प्रायोरिटी अपने को देना है। तो 3 चीज अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका क्या करना है अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। टाइम अपने को नोट करना है, टाइम द सीजर एपिसोड,
टाइम द सीजर एपिसोड की कितने टाइम के लिए आया। इफ द चाइल्ड इन स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन एज द चाइल्ड डाउन द फ्लोर, बच्चा अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में है तो उसको फ्लोर पे डाउन कर दें। प्लेस द चाइल्ड एज साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन में बच्चे को अपन क्या कर देंगे, वहां पे डाल देंगे। प्लेस ए पिलो और फोल्डेड ब्लैंकेट, एक पिलो अपन रख सकते हैं और फोल्डेड ब्लैंकेट वहां पे रख सकते हैं बच्चे के हेड के नीचे। इफ नो बेडिंग इज अवेलेबल, कोई बेड वहां पे नहीं है तो प्लेस योर अवन हेड, अपना खुद का हाथ अपन वहां पे रख सकते हैं अंडर द चाइल्ड हेड, किसके लिए, या फिर प्लेस द चाइल्ड हेड ऑन योर लैप, अपनी गोद में वहां पे बच्चे के ऊपर रख सकते हैं, किसके लिए, ताकि वहां पे क्या हो, क्रोनिक फेज आए और जर्की मूवमेंट्स हो तो कोई फ्रैक्चर ना हो, कोई ट्रॉमा ना हो, कोई इंजरी ना हो। तो उन सब के लिए अपन बाहर की साइड में पिलो रख सकते हैं बच्चे के नीचे। फ्लोर पे है तो कोई नीचे अपना हाथ वहां पे डाल सकते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वहां पे इंजरी वगैरह ना हो, हेड इंजरी वगैरह ना हो, हेमेटोमा वहां पे ना बने। अरे आफ्टर सीजर अपन ऑक्सीजन ही देंगे, प्रायोरिटी पे मैनेजमेंट। एयरवे की पेटेंसी क्यों बना रहे हैं, ऑक्सीजन देने के लिए। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मसल स्पाज्म हो जाता है, रेस्पिरेटरी एपनिया हो जाता है। पढ़ा था ना अपन ने, रेस्पिरेटरी एपनिया, रेस्पिरेटरी मसल्स एकदम स्पाज्म हो जाएगी, जकड़ जाती है, एब्डोमिनल मसल्स एकदम स्पाज्म हो जाती है, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है बच्चे के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, हाइपर ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा साहिल। इसलिए क्या देते हैं, एयरवे पेटेंट करके ऑक्सीजन। एयरवे पेटेंट क्यों करेंगे, ऑक्सीजन डिलीवरी करवाने के लिए। पहले पाइप को तो ठीक करेंगे, अरे पाइप में क्या भरा पड़ा है, पाइप में भरा पड़ा है क्या, सीक्रेशन, तो एयरवे की पेटेंट सीक्रेशन को बाहर निकालेंगे, देन क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। लूज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉथ, अगर बच्चे ने टाइट क्लॉथ वहां पे पहन रखे हैं तो वो क्लॉथ भी क्या कर देंगे वहां पे, बिल्कुल क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइट क्लॉथ वहां पे पहना रखें। आई ग्लासेज फ्रॉम द चाइल्ड प्रेजेंट, अगर बच्चे के आई के ऊपर आई ग्लासेज हैं तो उनको भी क्या कर देंगे, अपन हटा देंगे, क्योंकि क्या हो सकता है, इंजरी वहां पे हो सकता है। देन नेक्स्ट और क्या करेंगे अपन यहाँ पे, क्लियर कर देंगे द एरिया ऑफ एनी हजार्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, क्लियर बिल्कुल कर देंगे, कोई हजार्ड्स वहां पे नहीं है उसको हटा देंगे। अलाउ द सीजर टू प्रोसीड एंड विदाउट इंटरवेंशन, मतलब कि जब बच्चे के अंदर सीजर आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल आने देंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे फेज आ रही है, बच्चे के अंदर जर्की मूवमेंट्स आ रहे हैं, अपन हाथ पैरों को पकड़ के बैठे हैं, माउथ के अंदर लॉक जो हो रहा है और अपन माउथ में चाबी डाल के, माउथ में और कोई इक्विपमेंट डाल के माउथ को खुला है, ऐसा नहीं करना है, ना ही रिस्टेंड करना है, बिल्कुल फ्रीली उसको सीजर आने देना है। अलाउ द सीजर टू प्रोसीड एंड विदाउट इंटरफेरेंस, जब तक उसका एंड ना हो जाए, जब तक अपने को कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर लगाएंगे क्या होगा, डिसलोकेशन हो सकता है, कोई भी बोन टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। इफ वोमिटिंग, अगर टर्न द चाइल्ड वन साइड में अपन कर देंगे। डू नॉट रिस्टेंड द चाइल्ड, प्लेस एनीथिंग इन द चाइल्ड माउथ, कुछ भी बच्चे के अंदर माउथ के अंदर वहां पे नहीं रखना है, कोई भी लिक्विड। ऐसा नहीं है कि वहां पे सीजर आए अपन बच्चे को पानी पिला रहे हैं, ले बेटा पानी पी ले, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एस्पिरेशन। माउथ में कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं रखना है, कोई गैग, माउथ बैग वगैरह, टंग डिप्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं वहां पे रखना है, कोई लिक्विड वहां पे नहीं देना है। एडमिनिस्टर वहां पे मेडिकेशन अपने को करना है एज प्रिस्क्राइब, और साथ ही साथ में जब तक बच्चा फुली रिकवर ना हो जाए, जब तक बच्चे के साथ में वहां पे बने रहना है। ऐसा नहीं है कि सीजर आए और छोड़ के बग गए कि आने दो फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक सीजर आ रहे हैं वहीं पे अपने को रुकना है, पूरा इवेंट को देखना है, मॉनिटरिंग करना है, इवैल्यूएट करना है, रिकॉर्ड करना है। अगर कोई इनकॉन्टिनेंस होता है उसको ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है क्योंकि बॉडी के जितने भी स्पिंक्टर है, इंटरनल ब्लैडर का स्पिंक्टर, एक्सटर्नल स्पिंक्टर, सारे के सारे रिलैक्स हो जाते हैं, तो बिल्कुल वहां पे इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, मतलब ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन का और स्टूल का वहां पे क्या हो सकता है, पास आउट हो सकता है, क्योंकि स्पिंक्टर कंट्रोल बॉडी का नहीं रह पाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सीजर। तो अगर कोई इनकॉन्टिनेंस होता है तो उसको ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग द सीजर। नेक्स्ट बात करूं, डॉक्यूमेंट द अकरेंस, जो भी वहां पे अपने पास इवेंट हुई है उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। तो ये सारी चीजें अपने को मेंटेन करनी है अगर अपने पास बच्चा आता है किसका, सीजर एपिसोड का। नेक्स्ट वन बात करते हैं होम केयर इंस्ट्रक्शन। होम केयर इंस्ट्रक्शन मतलब बच्चा घर पे है तो अपने को क्या क्या इंस्ट्रक्शन वहां पे देना है माताजी और पिताजी को, तो क्या क्या ध्यान में रखेंगे, वियर और कैरी मेडिकल आइडेंटिफिकेशन। ये आपको हमेशा बच्चे के ऊपर क्या रखना है, एक आइडेंटिफिकेशन बैंड वहां पे रखना है, मेडिकल अलर्ट ब्रासलेट वहां पे पहनाना है ताकि सेपरेट वहां पे पता चल सके। अरे आपको तो पता है, लेकिन आपका बच्चा मार्केट गया और वहां पे सीजर एपिसोड आ गए, किसको क्या पता क्या कंडीशन हो रही है। तो अगर ब्रासलेट पहनेंगे, मेडिकल अलर्ट, कोई भी आइडेंटिफिकेशन वहां पे रहेगा तो हर कोई पर्सन वहां पे देख के पहचान सकता है कि सीजर के एपिसोड वहां पे आ रहे हैं। तो हमेशा क्या करना है, मेडिकल अलर्ट आइडेंटिफिकेशन बैंड वहां पे पहनाना है। देन प्रिकॉशन ड्यूरिंग पोटेंशियल हजार्ड, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी उनसे अपने को पोटेंशियल वहां पे रखना है। बच्चा साइकिल चला रहा है तो बिल्कुल हेड कैप वगैरह सब कुछ पहनना है, नी कैप वहां पे पहनना है, कभी भी सीजर आ सकते हैं। स्विम कर रहा है, पानी में तैर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे अकेले बच्चे को पानी में अपन कूदा देंगे, क्योंकि अगर पानी में वाटर में क्या आ गया, वाटर में सीजर आ गया तो बच्चा का क्या होगा, सीधा डेथ होगा। तो या तो कोई साथ में फ्रेंड सर्कल के साथ में बच्चे को पानी में भेजें, या फिर वहां पे किसके साथ कोई कंपनी बना के कोई भी पर्सन के साथ बच्चे को स्विमिंग के अंदर उतारे, स्विमिंग विद ए कंपेनियन, किसी के साथ बच्चे को भेजें, अकेला स्विमिंग नहीं करवाना। प्रोटेक्टिव हेलमेट वहां पे बच्चे को पहनाना है अगर कोई राइड वहां पे बच्चा कर रहा है। और टेक मेडिसिन है शेड्यूल टाइम टू प्रिवेंट द सीजर, प्रिवेंट से प्रिवेंशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीजर प्रिवेंशन मतलब सीजर आए ना उसके लिए प्रिवेंशन करने के लिए अपन देते हैं दैट आर द फिनोबार्बिटोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल सीजर प्रिवेंशन दैट आर फिनोबार्बिटोन, क्योंकि यह क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके क्या करती है, ब्रेन की जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है उसको क्या करेगी, सप्रेस करेगी, फिनोबार्बिटोन। एंड आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल सीजर, नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस के अंदर भी अपन क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, कौन सी, फिनोबार्बिटोन। तो बिल्कुल कंप्लीट हुआ अपना पीडियाट्रिक नर्सिंग, फिनिश करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग को। थैंक्स टू ऑल। कभी भी कोई भी एनी कंफ्यूजन एनी डाउट अगर आपको रहे तो डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं।